जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि चाइना कैसे बर्बाद हो रहा है और अगर चाइनीज इकोनॉमी नहीं सुधरती है तो इससे कैसे पूरे विश्व को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कोई भी नई कंपनी अब चाइना जाना क्यों नहीं पसंद कर रही है उसको भी समझते हैं। तो देखिए, जब कोरोना आया था तो सारे देशों की इकोनॉमी लगभग धीरे धीरे गिरने लगी थी। और जब कोरोना गया तो इन लोगों की इकोनॉमी सुधरने भी लगी, लेकिन इसके विपरीत जो है चाइना की इकोनॉमी अभी भी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। इस बुरे वक्त में चाइनीज इकोनॉमी को और बड़ा झटका लगा जब इसकी जो है रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है एवरग्रांडे, वो कोलैप्स कर गई। एवरग्रांडे कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एवरग्रांडे ग्रुप जो है ये पानी की बोतल बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे ये शुगर उत्पादन में चली गई और फिर धीरे धीरे ये जो है रियल एस्टेट में चली गई, यानी कि लोगों को घर बना कर देने लगी। ये इतनी बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी बन गई कि जो है आप समझ सकते हैं कि चाइना की जो सबसे बड़ी फुटबॉल खेलने वाली टीम है उसकी ये ऑनर बन गई। लेकिन पिछले साल ये किसी कारणवश कोलैप्स कर गए और ये कोलैप्स इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा इससे नुकसान हुआ कि केवल जो है अमेजॉन को इससे 5.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क को इससे 7.2 बिलियन डॉलर का नुकसान। और इससे पूरी तरीके से जो है चाइनीज इकोनॉमी को और भी ज़्यादा झटका लगा और वो और ज़्यादा चरमरा गई। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग सुनते हैं कि चाइना ने श्रीलंका को कर्ज दे दिया, चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लिया, चाइना ने अफ्रीकन देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लिया। तो जो लोगों को कर्ज दे रहा था उसकी खुद की इकोनॉमी इतनी खस्ती कैसे हो गई? तो इसको समझने के लिए आपको दो शब्दों को समझना पड़ेगा, एक है इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब समय के साथ किसी चीज़ की प्राइस में वृद्धि हो तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कोई सामान इस वक्त जो है 20 रुपये किलो है तो अगली बार वो 21 रुपये किलो हो सकता है या 22 रुपये किलो हो सकता है, 23 रुपये किलो हो सकता है, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन जो होता है इसका जो समय के साथ किसी चीज़ की प्राइस में वृद्धि ना होना, ये डिफ्लेशन कहलाता है। कि मतलब अगर अब की बार कोई चीज़ 20 रुपये किलो है तो अगली बार 19 रुपये किलो हो जाएगी, 18 रुपये किलो हो जाएगी या फिर 20 ही रहेगी, तो इसको डिफ्लेशन कहते हैं। और चाइना में इस वक्त डिफ्लेशन आ गया है, वहाँ पे चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा घट गई है। अगर महंगाई कम हो जाती तो उससे क्या दिक्कत होगी? महंगाई बढ़ने से तो दिक्कत होती है, लेकिन कम हो जाने से क्या दिक्कत होती है? तो इसको समझिए। देखिए, अभी भारत में जो है टमाटर 200 रुपये किलो पहुँच गया था, तब तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन जब टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा था, 1 रुपये किलो बिक रहा था, या रोड पर ऐसे ही फेंक दिया जाता था, तब भी तो हमें दिक्कत हो रही थी। तब क्यों दिक्कत हो रही थी? तब इसलिए दिक्कत हो रही थी कि जो टमाटर जिसमें किसान ने 10 रुपये तक लागत लगाई है, वो जब 2 रुपये 1 रुपये किलो बेचेगा तो वह किसान हतोत्साहित हो जाएगा, अगली बार से वो टमाटर की खेती ही नहीं करेगा। और यही हाल चाइना में हो गया है कि सामानों के दाम इतने ज़्यादा घट गए हैं कि जो सामानों को बनाने में लगी लागत है वो भी नहीं बेचने के बाद निकल पा रही है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी चाइना में 10,000 का टीवी बनाती है तो टीवी 10,000 का बिक ही नहीं रहा है, 10,000 का भी नहीं बिक रहा है, वो बिक रहा 7,000 का, 8,000 का, 6,000 का बिक रहा है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे कंपनियाँ जो है या तो बंद हो जा रही हैं या फिर काम कर रही हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा सामान का उत्पादन कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनको या तो निकाल दिया जा रहा है और या तो बहुत ही कम पैसे देकर उनको काम करवाया जा रहा है। इसी कारण इस वक्त चाइना में 4 सालों का हाईएस्ट बेरोजगारी दर आ गया है। यानी इस वक्त चाइना में इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं जितने लोग की कोरोना के वक्त बेरोजगार नहीं थे। इसके कारण चाइना की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो लोगों को जॉब से निकाल दिया उनके पास पैसा ही नहीं है, और जो लोग के पास पैसा है, जो लोग जॉब कर भी रहे हैं, वो अपने पैसे को बचा के रख रहे हैं कि अगर कंपनी हमको निकाल देगी तो हम कैसे जिएंगे खाएंगे। तो वो अपने पैसे को बचा कर रख रहे हैं कि अगर कंपनी हमको निकाल देती है तो हम अपने बुरे वक्त के लिए रख दे रहे हैं, जिसके कारण चाइना में और भी ज़्यादा भयंकर मंदी आ जा रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि चाइना एक्सपोर्ट करता है तो वो इन सामानों को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देता, बाहरी देश में क्यों नहीं भिजवा देता? तो समझिए, देखिए, जब से कोरोना आया है तब से जो है उसका अमेरिका के साथ दुश्मनी हो गई, ताइवान के साथ उसकी दुश्मनी है, भारत के साथ उसकी दुश्मनी है, यानी बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है या फिर जिसमें डिमांड चाइनीज सामान की ज़्यादा है, वहाँ से उसने दुश्मनी कर ली कोरोना के बाद। धीरे धीरे उन देशों में भी अब धीरे धीरे चाइना के खिलाफ जो है एग्रेशन बढ़ रहा है। अब भारत को ही देख लीजिए, भारत ने जो सीमा पर विवाद किया तो हम लोगों के मन में चाइना के खिलाफ ये आया ना कि ये पैसा हमसे ले जाता है और विवाद भी हमसे कर रहा है, तो हम लोगों ने चाइनीज सामान को खरीदना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे देशों में लोगों ने चाइना का सामान खरीदना बंद कर दिया। इसका एक बड़ा कारण और था कि चाइना का सामान के बारे में आपने सुना होगा, चला तो चांद तक ना चला तो रात तक, और इस कारण भी लोगों ने चाइनीज सामान को खरीदना बंद कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं चाइना का जो है एक्सपोर्ट जो बाहरी देशों में होता था वो इफेक्ट हो गया, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। और यही सब कारण, मेजर कारण है कि चाइनीज इकोनॉमी अब बर्बाद हो रही है। आप समझते हैं चाइना इससे निकलने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है? तो देखिए,
एक उपाय यह कर सकता है कि वह अपने जो जनता के खाते में थोड़ी थोड़ी पैसे डाल दे, जिसके कारण उसकी जनता के पास जब एक्स्ट्रा पैसे पहुंचेंगे तो उन लोगों की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अब किसी के पास मोदी सरकार 1 लाख रुपए भेज दे तो कहेगा बड़ी गर्मी है, थोड़ी भी गर्मी होगी अरे बड़ी गर्मी है, थोड़ा फैन ले आओ। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ की जो इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। दूसरा काम क्या चाइना कर सकता है? दूसरा काम कर सकता है कि वह अपने यहाँ के जो रियल इस्टेट है उस पर इन्वेस्ट करे, नए नए निर्माण करवाए, जिससे क्या होगा कि लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे, और रोजगार मिलेंगे तो लोग पैसे कमाएंगे और उनकी डिमांड भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब पैसे आ जाएंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी और इससे भी इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या चाइनीज सरकार इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, उसने बहुत सारे कदम उठाए जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो सारी हथकंडे वो अपना चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने राज्य सरकारों से कहा कि भाई तुम खूब कर्जे लो और अपने यहाँ जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो और नए नए निर्माण करवाओ, जिससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों के पास पैसा फ्लो होता रहेगा, और जब लोगों के पास पैसा फ्लो होगा तो लोग नई नई चीजें खरीदते रहेंगे, जिससे चाइनीज इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है। और वहाँ की राज्य सरकार ने खूब कर्जे लिए और वहाँ पे खूब नवनिर्माण करवाए, इससे लोगों के पास पैसे भी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उस पैसे को ज्यादा खर्च नहीं किया। उन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए उसको फिर से बचा के रख दिया कि भाई अभी तो नौकरी चली गई थी, अब नौकरी मिली है, इसको पैसे को थोड़ा थोड़ा कम खर्च करो, बचा के रखो, जिससे चाइना को जितनी आशा थी उतनी उसको जो है इकोनॉमी नहीं सुधर पाई, जिससे इनकी इकोनॉमी भी नहीं सुधरी और यहाँ की राज्य सरकारों ने ये सब करने के लिए खूब कर्जे लिए थे। इस कारण चाइना का कर्जा जो 282% तक बढ़ गया। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है चीन की इकोनॉमी को लेकर भविष्यवाणी करते हुए एक बयान देते हैं और कहते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी अब चलती फिरते बम के बराबर हो गई है, वो कभी भी फट सकती है। अगर चाइनीज इकोनॉमी क्रैश करती है तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट ला सकती है, क्योंकि वैश्विक विकास में चाइना जो है 40% तक शेयर करता है, यानी विश्व के विकास में चाइना अकेले 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये 40% हिस्सा एकदम तुरंत तबाह हो जाएगा और इससे पूरे विश्व के साथ साथ भारत को भी इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। आई होप आप वीडियो समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।